Hello everyone, welcome to Navigate Coaching. I am Dr. Muskan Meshram, your biology faculty of class 11th and class 12th students. तो क्लास 12 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आपने देखा होगा कि कोई भी एक फ्लावर है, खूबसूरत सा फ्लावर, आपको लगता होगा कि यार ये हम इसे दे दे उसे दे दे या फिर इससे डेकोरेट कर ले रूम, बट ये जो फ्लावर खिलता है, जो प्लांट की बॉडी में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, वो आपको इम्प्रेस करने के लिए फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। प्लांट इसलिए फॉर्मेशन कर रहा है ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए और उसका नया जनरेशन कंटिन्यू चलते रहे। ये एक जो फ्लावर है, जो आपको और मेरे को फ्लावर लगता है, बट वो फ्लावर के अंदर काफी सारी ऐसी प्रोसेस चलती है जो एक रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी वर्ड आया, मींस कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अगर अपन फ्लावर में मेल गैमेट की बात करें तो पोलन ग्रेन होते हैं, फीमेल गैमेट होता है एम्ब्रियो सेक। तो क्या होता है, इस फ्लावर के अंदर दो गैमेट का फॉर्मेशन होता है और एक बॉडी का डेवलपमेंट होता है जो सीड कहलाता है, और आगे सीड को अपन ग्रो करते हैं तो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इस चैप्टर में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो पढ़ेंगे जहां पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है मेल गैमेट का, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर क्या समझेंगे अपन, फीमेल गैमेट कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फीमेल गैमेट का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। और फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। तो जो ये मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, दोनों का फ्यूजन करवाने की प्रोसेस को प्लांट में पॉलिनेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। और कुछ टॉपिक्स है एक दो, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एक फ्लावर, हाँ जी, जो तुम फ्रूट खाते हो ना, वो फ्रूट पहले फ्लावर रहता है और वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कैसे एक फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर तुम बायोलॉजी के ट्रू स्टूडेंट्स हो तो तुम फूल को फूल की नजरिए से देखना बंद करो, उसको एक बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझो, पर्सपेक्टिव से देखो, तो ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी और अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फूल सिर्फ खिलता नहीं है, उसके अंदर जिंदगी का रहस्य छुपा होता है। जो एक जिंदगी है नए प्लांट को ग्रोथ करने की, उसका रहस्य छुपा है इस फूल के अंदर। उसी रहस्य को आज अपन इस चैप्टर में अनलॉक करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बता रही है अपन को एनसीईआरटी की, ह्यूमन बीइंग्स हैव had an intimate relationship with flowers since the time immemorial। इसका मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमंस और प्लांट के बीच का रिलेशन है वो काफी टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। बहुत टाइम, जब राजा महाराजा लोग रहते थे तभी भी वो अपने महलों को सजाते रहते थे फ्लावर से। तो फ्लावर्स और ह्यूमन का रिलेशन बहुत टाइम से चला आ रहा है, बट अपन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है तो अपन को ये रिलेशन बदलना पड़ेगा और अपन को फ्लावर्स को उस नजरिए से देखना है कि अरे भाई इसके अंदर कैसे एक जीवन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक के आपने मैंने फ्लावर्स को कैसे यूज करे, या तो एस्थेटिक के लिए यूज किए, या तो ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करे, या तो सोशल वेडिंग कोई फंक्शन वगैरह में यूज करे, या तो रिलीजियस में यूज करे, या फिर कल्चरल वैल्यू में फ्लावर का यूज हुआ है। अभी तक के अपन ने फ्लावर के बारे में इतना ही जाना था कि भाई इतना सब काम है फ्लावर का, बट एक और काम आप करे होंगे फ्लावर का, अपने लव वन को इम्प्रेस करने, अफेक्शन शो करने उन्हें, हैप्पीनेस के लिए, ग्रीफ के लिए और मोरिंग के लिए। ग्रीफ मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी सैड फीलिंग, आपने देखा होगा कहीं भी किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी जो तस्वीर रहती है या फिर वो बॉडी रहती है वहां पे फ्लावर चढ़ाए जाते हैं, तो उसका ये मतलब होता है ग्रीफ। तो इन जगह अभी तक के अपन फ्लावर का यूज करते आ रहे हैं, बट आपको अब अपना दिमाग उल्टा करना पड़ेगा
और फ्लावर को एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, वो नजरिया है ये। तो एक जो बायोलॉजिस्ट है वो फ्लावर को कैसे देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल जैसे। मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल मार्वल मतलब क्या होता है, मतलब वो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी समझेंगे, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर समझेंगे कि अगर फ्लावर, कोई फ्लावर किसी फ्लावर के पेटल्स मतलब पंखुड़ियां बड़ी है, किसी फ्लावर्स की डिफरेंट डिफरेंट कलर की है, तो वो ऐसा क्यों है। कोई फ्लावर जो है वो एक साथ बहुत सारे बंच में ग्रो होता है, बट कोई फ्लावर इंडिविजुअली ग्रो करता है, ऐसा क्यों होता है, ये सब अपन बायोलॉजिस्ट के नजरिए से देखा जाता है फ्लावर को। ऐसा नहीं कि भाई इसको इम्प्रेस कर देता हूँ, ये रोज गार्डन में आता है, आज मैं एकदम ब्राइट रेड कलर का बूम करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। फ्लावर के पीछे एक लॉजिक रहता है कि वो इस टाइप का क्यों होता है। तो जो एक बायोलॉजिस्ट है वो जितने भी फ्लावर के स्ट्रक्चर होते हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे कि अगर फ्लावर में ये पार्ट है तो ये क्यों है, अगर ये पार्ट है तो ये क्यों है, या फिर जैसे कि ये है पेटल्स तो ये क्यों है, ये स्टेमन क्यों है, ये पिस्टल्स क्यों है, या फिर कार्पल क्यों है, ये थैलेमस क्यों है, ये भी पार्ट्स होते हैं जो अपन पढ़ेंगे। तो हर एक पार्ट के पीछे का लॉजिक समझता है बायोलॉजिस्ट। सेकंड क्या होता है, वो समझता है कि जो बायोलॉजिस्ट प्लांट को किस नजरिए से देखता है, एक एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मतलब क्या होता है एम्ब्रियोलॉजिकल, मतलब ये होता है कि जो एक, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो चुका है क्या, अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हो चुका है, वहां पे अपन ने क्या पढ़ा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और वो एम्ब्रियो क्या होता है, बच्चा होता है, वही बाहर निकलता है मदर की बॉडी से। वही क्या होगा यहाँ पे, इस फ्लावर के अंदर जैसे मदर में, जैसे ह्यूमन बींग्स में यूट्रस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था, वैसे ही एक कोई स्ट्रक्चर है फ्लावर में जहां पे फ्लावर की एम्ब्रियो बनेगी। तो बायोलॉजी वो स्ट्रक्चर को इस नजरिए से देखता है कि अच्छा यहाँ पे इसका मतलब, मान लो इस एम्ब्रियो को नरिश किया जाएगा इस स्ट्रक्चर में, इस टाइप से देखा जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए क्या, बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, फ्लावर एक एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, ठीक है। सेकंड, थर्ड समझते हैं, और एक और नजरिया है बायोलॉजिस्ट का फ्लावर देखने का, दैट इज साइट ऑफ पॉलिनेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या होगा, फ्लावर में अब एक और कोई ऐसी जगह है जहां पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये कुछ अलग तरीके से अपन को फ्लावर को देखना है, जिस नजरिए से बायोलॉजिस्ट देख रहे हैं, और धीरे धीरे इस चैप्टर को अपन को और डिटेल में समझना है। अब अपन जानते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। सबसे पहले क्या होगा, आपने देखा होगा कि ऐसा तो नहीं जैसे ही आपने बीज बोया सबसे पहले वहां से फ्लावर निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, इससे पहले प्लांट ने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे फ्लावरिंग करनी है, या फिर अब मुझे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। तो अब क्या होगा, प्लांट को फ्लावर की नीड होगी। तो सबसे पहले प्लांट एक डिसीजन लेता है कि अब मुझे फ्लावरिंग करनी है, तब जाके फ्लावर आता है। तो यही एनसीईआरटी कह रही है कि बिफोर एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन अ प्लांट, मतलब कि जो एक ओरिजिनल फ्लावर है वो प्लांट में दिखने से पहले एक डिसीजन लिया जाता है कि अब प्लांट को फ्लावर बनाना है, ठीक है भाई, ले लिए डिसीजन। पर क्या डिसीजन लिए, तो अपन वही डिसीजन समझते, क्या डिसीजन ले लेता है एक प्लांट बिना ब्रेन के। अपने पास तो ब्रेन है, फिर भी अपन इतना फालतू डिसीजन ले लेते हैं। तो प्लांट क्या डिसीजन ले रहा है, तो प्लांट क्या डिसीजन ले रहा है, सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। मतलब प्लांट क्या करेगा, अपने अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस करेगा, ठीक है। हार्मोन की कहानी अपन पढ़ेंगे, क्लास 11th का ही चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, वहां पे अभी अपन स्ट्रक्चरल की कहानी पढ़ते हैं। ये भी एक चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी नहीं, ये एनाटॉमी में अपन पढ़ेंगे और अच्छे से, बट हल्का देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, ये ग्रो कर रहा है, आराम से पत्तियां वत्तियां आ रही है, ठीक है।
ये इतना कंटिन्यूअसली क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है। इस टिश्यू को कहते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं इस टिश्यू को? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। बट एक फ्लावर ने या फिर बट एक प्लांट ने डिसीजन लिया कि अब मुझे मेरा स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए सबसे पहले उसे अपना टिश्यू चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू है, हाँ, जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू है वो क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे फ्लोरल प्रीमोर्डियम में। ओके भाई, ये अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है फ्लोरल प्रीमोर्डियम। ये अपनी लीफ वीफ तुगती रहेगी। ये क्या बन गया? फ्लोरल प्रीमोर्डियम, ठीक है। फ्लोरल प्रीमोर्डियम का मतलब क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर, प्रीमोर्डियम होता है अर्ली लाइफ का या फिर अर्ली स्टेज का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर वो है जो फूल बनने के पहले का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एटलीस्ट ये तो आया, भले ही पहले का स्ट्रक्चर आया, बट अब फूल तो बन जाएगा ना। बट ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम से तो कभी फूल बन ही नहीं सकता था। इसलिए क्या हुआ, सबसे पहले प्लांट ने क्या करे, शूट अपाइकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज करवाए, डिफरेंशिएट हुआ। उसके बाद क्या होगा, फ्लोरल मेरिस्टेम या फिर फ्लोरल प्राइमोर्डियम, जो कहना आप कहो, दोनों सेम ही है, वहां में फूल बनना या फिर फ्लावर का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। वो अपन समझते, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते। which lead to differentiation and further development of the floral primordium। मतलब कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आया और जो हार्मोन चेंज होने वाले, उसमें क्या होगा, ये फ्लोरल प्रीमोर्डियम का फर्दर डेवलपमेंट होगा। हाँ, तभी तो फूल आएगा, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। तो अब ये देखते हैं क्या डेवलपमेंट हो रहा है। मान लो आप ये यहाँ पे है अपने बहुत सारे फ्लोरल प्रीमोर्डियम, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो अब ग्रो करके बर्ड्स फ्लावर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो क्या करते हैं, फ्लोरल प्रीमोर्डियम इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप ये पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको कुछ जगह बर्ड्स दिख रहे होंगे, मतलब कलियां दिख रही है, ये कली है फूल की, ये फूल खिल चुके हैं सुंदर सुंदर, ठीक है। ये स्टेम है जिसमें फूल खिल रहे हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, ठीक है। तो फ्लोरल प्रीमोर्डियम किसमें डेवलप हो रहा है, इनफ्लोरेसेंस में डेवलप हो रहा है। और इनफ्लोरेसेंस क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेम्स भी है, जिस स्टेम में फूल खिल रहे हैं उस स्टेम में बर्ड्स भी है, उस स्टेम में बर्ड्स आगे जाके फ्लावर डेवलप करेगी। और नेक्स्ट यही लाइन लिख दी एनसीईआरटी ने, कि जो इनफ्लोरेसेंस है वो बियर करता है, मतलब उसे प्रेजेंट रहती है फ्लोरल बर्ड और फ्लावर, ये अपन को दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिसीजन लिया प्लांट ने और डिसीजन सक्सेसफुल हुआ और अब क्या हो गया, फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। अब अपन ये देखते हैं कि अब अपन धीरे धीरे क्या समझेंगे कि फ्लावर के अलग अलग पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, अपन उस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यस, वो ऐसा वो क्या करते थे, वो पंखुड़ी फेंकते थे, वो मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी, लास्ट जो बचता था वो डिसीजन निकलता था। तो वो नहीं करना अपन को, फ्लावर के साथ उसको पढ़ना है, ठीक है। तो क्या था, in flower the male and female reproductive structure, the androecium and gynoecium differentiate and develop। मतलब क्या कि एक फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, वो डिफरेंशिएट होगा और वो डेवलप होगा। जैसे कि अपनी बॉडी में, पहले अपनी बॉडी में कुछ नहीं था, एक सेल था बस जाइगोट, पर अपनी बॉडी डिफरेंशिएट हुई और डेवलप हुई। तो अपने पास हाथ है, पैर है, लंग्स है, स्टमक है, हर एक ऑर्गन प्रेजेंट है। सिमिलरली अब इस प्लांट में, अब इस फ्लावर में क्या होगा, वो फ्लावर ग्रो करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, उसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मेल को कहेंगे एंड्रोशियम, फीमेल को कहेंगे गाइनोशियम। अगेन जी फॉर गर्ल, जी फॉर गाइनोशियम, मतलब फीमेल का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इस फ्लावर, खूबसूरत फ्लावर को जूम करके देखें
तो ये जो स्ट्रक्चर है मिडिल पार्ट ग्रीन कलर का, ये क्या है, अपना गाइनोशियम है। ये जूम करके और अपन देखें तो ये रहा अपना गाइनोशियम। इसके ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, ये जो लंबा सा एक स्टॉक है उसको स्टाइल कहते हैं, और अंदर के स्ट्रक्चर को ओवरी कहते हैं। अब इतना ही समझो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं गाइनोशियम के, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब क्या होता है, कुछ प्लांट में या फिर कुछ फ्लावर्स में या तो एक गाइनोशियम होगा, मतलब एक गाइनोशियम होगा, या तो बहुत सारे गाइनोशियम प्रेजेंट हो सकते हैं। और इस गाइनोशियम को अपन कार्पल्स भी कहते हैं। तो या तो एक कार्पल होगा तो भी वो गाइनोशियम कहलाएगा, अगर एक से ज्यादा कार्पल हुए तो भी वो क्या कहलाएंगे, गाइनोशियम कहलाएंगे। ये दिख रहा है आपको, कार्पल्स भी कहते हैं। अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, एक लोब जैसा स्ट्रक्चर है और लंबा पतला सा क्या है, ग्रीन कलर का फिलामेंट्स है। तो वो अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, ये अभी आप मत देखिए, बस आप इतना समझिए, ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है ये एंथर कहलाता है, और जो लॉन्ग सा स्ट्रक्चर है फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, तो एक फ्लावर खिला, उसमें 2 स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, एक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब आगे समझते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। नेक्स्ट क्या कह रही है एनसीईआरटी, द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द वूल्स ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। भाई ये वूल्स क्या होता है, वूल्स मतलब होता है ग्रुप, कलेक्शन। अगर आपको कहीं 2-3 देखो फ्लावर है, फ्लावर्स में एक पेटल्स तो नहीं होगी, 4-5 पेटल्स होगी कम से कम, जो फ्लावर को सराउंड करके रखे। तो वो क्या होगा, जब 3 से ज्यादा कुछ भी चीज प्रेजेंट हो गए तो उसे क्या कहेंगे, वूल्स कहेंगे। ये वर्ड इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि फ्लावर में ये पार्ट एक से ज्यादा प्रेजेंट है, या तो वो पेटल्स हो सकता है, वेट अ मिनट मैं तुमको दिखाती हूँ, काफी दूर है। ठीक है, या तो वो पेटल्स हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, स्टेमिन हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, कार्पल हो सकता है। अब ये स्टेमिन क्या है, कार्पल क्या है, तो जो अपन ने अभी एक स्ट्रक्चर पढ़े थे जिसमें बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर कहला रहा था और एक फिलामेंट निकल रहा था, तो ये जो एंथर है और ये जो फिलामेंट है इसको कंबाइनली एक नाम दिया गया है, वो नाम है स्टेमिन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, स्टेमिन कहा जाता है। और जिस प्लांट में एक से ज्यादा स्टेमिन प्रेजेंट होगा उस पूरे कलेक्टिवली उसको क्या कहा जाएगा, एंड्रोशियम कहा जाएगा। सिंपल, क्लियर है, देखो फिर से बताती हूँ। एक पार्ट होगा फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके 2 पार्ट है, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बट जो एंथर और फिलामेंट है उसको कंबाइनली अपन क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और अगर किसी फ्लावर में, जैसे ये फ्लावर दिख रहा है आपको, ये कितने सारे आप काउंट भी नहीं कर पा रहे, ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एंथर प्रेजेंट है, और ये जो रेड कलर के लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये क्या है, फिलामेंट्स है। तो कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा स्टेमन प्रेजेंट हो, उस स्ट्रक्चर को ये कंबाइनली क्या कहलाएगा, एंड्रोशियम। ठीक है, पूरे स्टेमन को कंबाइनली क्या कहेंगे, एंड्रोशियम कहेंगे। और ये जो वूल्स वर्ड यूज हुआ है वो इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे 3 से ज्यादा क्या स्टेमन प्रेजेंट है। अगर 3 से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे तो भी वूल्स वर्ड यूज होगा, 3 से ज्यादा क्या पेटल्स प्रेजेंट होंगे तो भी वूल्स वर्ड यूज होगा। इतनी बात समझ आई, तो वही एनसीईआरटी कह रही है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एंड्रोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन कहीं भी एंड्रोशियम वर्ड ले तो ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए ये एंड्रोशियम वर्ड है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो गाइनोशियम वर्ड है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। अब अपन बात करते हैं स्टेमन की कि क्या है, कैसा है, कुछ कुछ जो छूट गया अपन से पॉइंट उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो स्टेमन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये तो अपन क्लास स्टार्ट हुई तब से पढ़ते आ रहे हैं। स्टेमन के 2 पार्ट है, एक एंथर है और एक फिलामेंट है। ठीक है, तो ये जो
अब एनसीईआरटी की लाइन समझो, ठीक है। ठीक है, क्या है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। स्लेंडर मतलब होता है सॉफ्ट, तो ये लंबा सा नाजुक सा ये जो आपको दिख रहा है एक फिलामेंट या फिर एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और जो इसके ये आपको शो नहीं हो रहा है बट मैं बता देती हूँ, इस फिलामेंट के टर्मिनली, टर्मिनल अपन कब वर्ड यूज करते हैं, जब किसी भी एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो इसका टर्मिनल ये भी हो सकता है, इसका टर्मिनल ये भी हो सकता है। टर्मिनल मतलब होता है एंड, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि फिलामेंट्स के टर्मिनली एक बायलोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर आप देख रहे हैं एंथर, तो इसमें दो लोब दिख रही है, ये एक लोब है और ये दूसरी लोब है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, बायलोब स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। तो फिलामेंट के टर्मिनल में कौन सा वाला टर्मिनल, ऊपर वाले टर्मिनल में एक बायलोब स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petals of the flower। मतलब proximal मतलब क्या होता है, लास्ट या फिर पीछे का पार्ट। तो अपन ने ये देख लिया, एनसीईआरटी देख रही हो कितनी, मतलब कितनी शातिर है, बोलती क्या है कि टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है एंथर और प्रॉक्सिमल एंड पे प्रेजेंट है थैलेमस। अब तुम दिमाग लगाओ कि टर्मिनल कौन सा है और प्रॉक्सिमल कौन सा है, तो हाँ है हमारे पास माइंड, ये है अपना टर्मिनल एंड और ये है अपना प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। अब ये समझने से पहले अपन हल्का सा एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं प्लांट का। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या है, ओवरी प्रेजेंट है। ये जो सेपल्स है, आप देखते हैं पहले कि जो आप रोज की कली को देखते हैं तो उसके अंदर पेटल्स रहती है, कुछ गुलाब की पंखुड़ियां रहती है, बट उसके बाहर कुछ ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वही है ये सेपल्स। अब जो फ्लावर है वो खिल गया तो जो सेपल्स है वो नीचे आ गई और कुछ गिर गई तो वो कुछ नीचे सेपल्स आ गई, वो ये सेपल्स है। और ये क्या है, पेटल्स। ये पेटल्स कहा जाता है इसे। पेटल्स क्या होती है, वो जो पंखुड़ियां होती है प्लांट की, वो पेटल्स कहलाती है, ठीक है। तो क्या क्या मैं आपको समझाना चाह रही थी, हाँ ये क्या, थैलेमस। हाँ थैलेमस, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि जो ये फिलामेंट था उसके टर्मिनल एंड पे बायलोब स्ट्रक्चर था, वो था एंथर, और उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में एक, वो प्रॉक्सिमल पार्ट कहाँ से अटैच है, थैलेमस से। तो आप देख सकते हैं ये फिलामेंट का एंड पार्ट है और वो कहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, वो कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है थैलेमस, वहां पे आके वो स्टॉप हो रहा है, ये तो दिख रहा है डायग्राम में। और जब अगर आप नीट के स्टूडेंट हुए तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या प्रेजेंट है फिलामेंट के, टर्मिनल पार्ट में क्या प्रेजेंट है। इसलिए मैं इतना ज्यादा मतलब बार बार रिपीट कर रही थी इस वर्ड को, प्रॉक्सिमल और क्या, प्रॉक्सिमल और टर्मिनल पार्ट को, ठीक है। अब ये तो दिख गया कि जो फिलामेंट है वो टर्मिनली किससे प्रेजेंट है, थैलेमस में प्रेजेंट है। बट क्या होता है, कुछ कुछ फिलामेंट टर्मिनली पेटल से भी प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ये एक खूबसूरत सी पंखुड़ी बनाओ और ये आपका थैलेमस है और यहां से आपका निकलेगा यहां से आपका निकलेगा बायलोब एंथर और फिलामेंट। तो कुछ एंथर के फिलामेंट क्या होते हैं, वो ये पेटल से प्रेजेंट होते हैं, ये थैलेमस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो दो पार्ट से वो प्रॉक्सिमली प्रेजेंट होंगे, कुछ फिलामेंट्स होंगे थैलेमस में प्रेजेंट, कुछ फिलामेंट्स होंगे पेटल्स में प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, द नंबर एंड लेंथ ऑफ द फिलामेंट एंड वेरिएबल इन द फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। मतलब जो अभी अपन ने क्या देखा, स्टेमन देखा, उसका जो नंबर है
और जो उसकी लेंथ है वो वेरिएबल हो सकती है। किसी स्पीशीज में लंबा स्टेमिन हो सकता है, किसी स्पीशीज में ज्यादा नंबर हो सकते हैं, किसी स्पीशीज में कम नंबर हो सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किस स्पीशीज में ज्यादा हो सकते हैं। मतलब जहां पे पोलन ग्रेन ज्यादा बनाना है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो अल्टीमेटली इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा जो है पोलन ग्रेन। तो ऐसी कंडीशन जहां पे पोलन ग्रेन बहुत सारे लॉस हो जाते हैं पॉलिनेशन के टाइम, वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा नंबर होगा इनका, ताकि अगर लॉस भी हो रहे तो कुछ बचे रहे जो पॉलिनेशन कर दे। ठीक है, अब शॉर्ट किस केस में होंगे, जिस फ्लावर को बर्ड्स वगैरह आके जिसका नेक्टर लेके जाएगी उस केस में शॉर्ट होंगे, और जहां पे एयर के थ्रू पॉलिनेशन होना होगा वहां पे क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, ताकि वो एयर में अच्छे से फ्लोट करे और उनका पॉलिनेशन हो पाए। इसलिए किसी स्पीशीज में शॉर्ट रहते हैं, किसी स्पीशीज में लॉन्ग रहते हैं, किसी स्पीशीज में ज्यादा रहते हैं, किसी में कम रहते हैं। अब अपन बात करते हैं एक एंथर की। ठीक है, अभी अपन ने स्टेमन की पूरी बात कर ले, अब अपन एक एक करके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो एंथर होता है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, टिपिकल एंजियोस्पर्म, मतलब आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म और गायनो, ठीक है, आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा है कि जो एंजियोस्पर्म है वो क्या होता है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होगा, हाँ जिम्नोस्पर्म, यार गायनोशियम आ रहा था मेरे को जभी से। ठीक है, तो एक होगा एंजियोस्पर्म और एक होगा जिम्नोस्पर्म, वो प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, और एंजियोस्पर्म क्या होंगे, वो प्लांट्स होंगे जिनमें फ्लावर होगा। तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होगा वो जनरली कैसे होते हैं, बाई लोब होते हैं, और ईच लोब है थीका। अब समझते हैं क्या मतलब इसका। सबसे पहले अपन एक बाइलोब स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये एंथर है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, बट एक लाइन कह रही है एनसीईआरटी की, ईच लोब है थीका, मतलब कि हर एक लोब में दो लोब प्रेजेंट है, मतलब कि दो थीका प्रेजेंट है। ये है एक थीका और ये है दूसरा थीका। ठीक है, ये क्या है, थीका, इसलिए इसे क्या कहता है, डायोथीकस भी कहते हैं, क्योंकि एक लोब में डायोथीकस है, मतलब एक लोब में दो थीकस है, इसलिए स्ट्रक्चर को क्या कहा जा रहा है, डाइथीकस कहा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, मतलब कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ग्रूव मतलब होता है डिप्रेशन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो थीका बनाई मैंने, ये वो दो थीका है, और इसके अलोंग एक लंबा सा डिप्रेशन जा रहा है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मतलब है लंबा सा एक डिप्रेशन है, जैसे कि ये क्या है, डिप्रेशन है, ये अंदर की साइड एक डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर है। तो सिमिलरली ऐसा है स्ट्रक्चर, दो थीकस के बीच से जाता है, उसे क्या कहा जाता है, डाइथीकस कहा जाता है, सॉरी डाइथीकस के बीच से एक डिप्रेशन जाता है जो इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब क्या होता है, द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर। ठीक है, अभी अपन इतना समझ लिए, अपन को इतना दिख रहा है कि एक एंथर है उसमें दो लोब है और हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, डाइथीकस कहा जा रहा है। बट अभी अपन अगर इस एंथर को ट्रांसवर्सली कट करें, मतलब सामने से जैसे अपन ककड़ी काटते ना गोल 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 गोल, उस डायरेक्शन में एंथर को अपन लोग कट करें तो अपन को एक अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, वो कुछ एंथर अपना ऐसा दिखेगा। अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये है बाइलोब, और ये है, मैंने आपको क्या बताई थी, हर लोब में दो थीका प्रेजेंट है, तो ये होता है डाइथीकस, और उसका एक व्यू ऐसा है, यहाँ से ये जो डिवाइड हो रहा है ये बाइलोब है, और ये है एक थीका, ये है एक, ये है एक, ये है एक। तो इससे क्या हो रहा है, अपन को टोटल, जब अपन ने इस एंथर को ऐसे कट किया तो अपन को टोटल 4 थीका दिख रहे हैं, और इसी को क्या कहते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि अब अपन को एंथर की 4 साइड दिख रही है, इसलिए 4 मतलब टेट्रा, इसलिए क्या कह रहे हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कह रहे हैं।
और ये क्या फॉर्म कर रहा है, और ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है इस थीका के अंदर प्रेजेंट होगा आपका, इसके अंदर प्रेजेंट होगा आपका 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ये प्रेजेंट है आपका 4 यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोर मतलब कि छोटा, स्पोर मतलब कि पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पोलन ग्रेन होता है उसका साइज फीमेल गैमेट से छोटा होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, उसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया, जिया मतलब हमेशा याद रखना है जीना या फिर जीवन, मतलब कि इस स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोर का जीवन है या फिर उसका फॉर्मेशन होगा। तो जो अपन ने 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर पढ़े उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, इतनी बात क्लियर हुई। अब जो है माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड इन द ईच लोब, दिख रहा है आपको कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये हर एक लोब के कॉर्नर में लोकेटेड है। अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये हर एक लोब है, उसके थोड़ा सा मैंने मिडल में बना दी, वो ऐसा कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे पेन से प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक लोब के। तो यही बात कही गई है कि माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब, मतलब कि हर एक लोब में 2 होते हैं क्योंकि वो डाइथिकस होते हैं। देखो एंथर में कितने 2 लोब है, एंथर में कितने 2 लोब है, ये एक लोब है और एक लोब है। अब एनसीईआरटी क्या कह रही, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ ईच लोब, मतलब इस लोब के और इस लोब के दोनों लोब के कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, और ये जो लोब है वो अपने आप में डिवाइड है, ये एक थीका बनाएगा और ये एक दूसरा थीका का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। द स्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक, मतलब कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये अब डेवलप होगा और एक पोलन सेक का फॉर्मेशन करेगा। पोलन सेक मतलब होता है कोई भी, देखो यार हमारे इधर तो थैला कहते हैं, नहीं पता तुम लोग क्या कहते हो। तो क्या होता है सेक का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, थैले टाइप का स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, और ये पोलन सेक नाम से ही क्लियर है, पोलन ग्रेन का एक थैला है, मतलब पोलन सेक जिसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो पोलन सेक होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करती है पोलन सेक में, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये डेवलप करने लगी पोलन सेक में, और जब ये पोलन सेक बन जाएगा तो इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पोलन सेक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। पोलन sac extended longitudinally through the length of an anther and packed with pollen grains। यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो एंथर इतना बड़ा है, ये एंथर की लेंथ है और ये फिलामेंट है, और अपन ने अभी देखा क्या देखा कि यहाँ पे कुछ, ठीक है पूरा बेसिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। 2 थीका प्रेजेंट होगा हर लोब में, इसलिए डाइथीकस कहेंगे, बट जब इसे अपन लोग ट्रांसवर्सली कट करें तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेगा, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो पोलन सेक में डिवाइड होगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझिए कि ये जो भी आप इस फॉर्म में रखे हैं, अब इसको आप जैसे कि जब भी इस वे में आप देख रहे हैं, अब इसको ऐसा देखिए, ऐसा ट्रांसवर्सली स्ट्रक्चर को इमेजिन करिए, और ये इमेजिन करिए कि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये एंथर बड़े बड़े यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या है, एंथर प्रेजेंट है, और ऊपर क्या है, अपन को 4 स्पोर दिख रहे हैं। तो जितना बड़ा एंथर होगा उतने ही ये जो सेक बने हैं, मतलब कि जो बैग लाइक स्ट्रक्चर पोलन सेक बने हैं, वो जितना लंबा एंथर होगा उतने लंबे पोलन सेक होंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर। का मतलब यही है
कि ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है सर्कल में, वो थ्रू आउट लेंथ ऑफ द एंटायर नीचे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही था लास्ट पॉइंट कि जो पोलन सैक है वो लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर, और इन पोलन सैक के अंदर क्या फॉर्म होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक से भी बहुत बेसिक अभी अपन ने क्लियर करे, अभी बेसिक और पढ़ना बाकी है। तो क्या होता है, अभी जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या फिर आप पोलन सैक बोल दो, बात एक ही है, उसके बाहर कुछ वॉल प्रेजेंट रहती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन उस वॉल के बारे में समझेंगे। अब क्या होगा, वहां पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, तो कैसे इस स्ट्रक्चर एक पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, अपन नेक्स्ट क्लास में उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। बेसिक अपन ने पढ़ ली है, डिटेल अपन और आगे की कल की क्लास में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस इस चैनल में अपलोड होते जाएगी, जिससे आपके एनसीईआरटी या फिर आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर करवाया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।